नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अनुपात समानुपात की आज की इस क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के बारे में जिन्हें आप पहले या तो कभी पढ़ चुके होंगे या उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे मध्यानुपाती के बारे में। आखिर मध्यानुपाती क्या होता है, तृतीयानुपाती क्या होता है, और कुछ बेसिक्स से क्वेश्चन रेशो एंड प्रोपोर्शन के बारे में, अनुपात समानुपात के बारे में। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 0.16 व 0.04 का मध्यानुपाती क्या होगा। एक मेरी बात समझना अच्छे से। अभी तक हम अनुपात समानुपात निकालते आए हैं पिछली दो क्लासेस में। अब यहां पर बोला गया है मध्यानुपाती। मध्यानुपाती को हम कहते हैं मीन प्रोपोर्शन। एक बात ध्यान रखना, मीन प्रोपोर्शन की जब हम बात करेंगे, मध्यानुपाती की बात करेंगे, तो आखिर होता क्या है पहले उसे समझिए। मध्यानुपाती यानी मध्य। मध्य का मतलब होता है बीच का कोई चीज कॉमन होना चाहिए। जैसे हम लिखते हैं A अनुपात B समानुपात B अनुपात C। कहने का मतलब मीन प्रोपोर्शन में केवल आपको इतनी बात ध्यान रखना है कि इसमें कोई एक फैक्टर कॉमन होगा। जैसे यहां पर B कॉमन है, यहां पर भी कॉमन है, तो इसे मैं लिख सकता हूं A अपॉन B बराबर B अपॉन C। यहां पर गुणा हो जाएगा तो B स्क्वायर बराबर A गुणा C। यही हमारे मध्यानुपाती का सूत्र होता है। तो आपको जब भी मध्यानुपाती निकालने को क्वेश्चन आ जाए तो उसे ध्यान रखना, इसका सूत्र होता है B स्क्वायर बराबर A इंटू सी। अब सूत्र याद नहीं है तो इस तरीके से ध्यान रखिए, A अनुपात B अनुपात C, यहां पर B कॉमन है तो B स्क्वायर बराबर A इंटू सी। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमें सूत्र पता लग गया कि मीन प्रोपोर्शन यानी मध्यानुपाती का सूत्र है B स्क्वायर बराबर A गुणा C। यह है हमारा मध्यानुपाती। हमसे बोला गया है 0.16 व 0.04 का मध्यानुपाती क्या होगा। हमें मध्यानुपाती निकालना है यानी B स्क्वायर निकालना है। तो ये जो A होता है, A को हम कहते हैं यहां पर फर्स्ट प्रोपोर्शन यानी पहला अनुपात, B को हम कहते हैं मीन प्रोपोर्शन यानी मध्यानुपात, और C को हम कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन यानी तृतीयानुपात। तो ध्यान रखना, A को हम बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, B को हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन यानी मध्यानुपात, और C को हम बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। यहां तक की बातें क्लियर है। तो A बराबर हम मान लेते हैं 0.16 A, B बराबर हम मान लेते हैं 0.04। अब हमसे C बराबर है ना, क्योंकि B तो हमें निकालना है, मध्यानुपाती तो निकालना है। तो यहां पर A और C का मान ये हो गया। सूत्र हमारा देखिए B स्क्वायर बराबर A गुणा C। A का मान है 0.16, C का मान है 0.04 बराबर B स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से देखना, अगर यहां से मैं स्क्वायर हटा देता हूं तो यहां पर चढ़ जाएगा अंडर रूट। तो B बराबर 16 चुक 64, और यहां पर 4 संख्या के बाद दशमलव है तो 0.0064 ये हो गया B बराबर। अब अंडर रूट से अगर हम संख्या बाहर निकालेंगे तो 64 होता है 8 का स्क्वायर, तो B बराबर 0.8। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 जीरो है दशमलव के बाद, तो यहां पर 0.08 आंसर होने वाला है। क्या यहां तक मेरी बातें आपको क्लियर हुई? मध्यानुपाती में हमें निकालना होता है B स्क्वायर, और जो भी मान दिया होता है उसे निकाल लेना है। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा B बराबर 0.08। 64 8 का स्क्वायर होता है, यहां पर 2 संख्या है तो यहां पर 0.08 आंसर होने वाला है। यहां तक की बातें क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा इससे रिलेटेड है, बस कुछ चीजें चेंजेस होने वाली है। देखना, 14.4 और 3.6 के बीच मध्यानुपाती का अनुपात, और 5 और 4 का तृतीयानुपाती का अनुपात क्या है। पहले क्वेश्चन समझिए। कभी भी किसी क्वेश्चन को पढ़े तो उसे बड़े ध्यान से पढ़ना है। अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के बाद ही हम चीजों को सोल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन का कह रहा है कि पहले तो हमें निकालना है मध्यानुपाती किसका, 14.4 और 3.6 का। उसके बाद हमें निकालना है तृतीयानुपाती, वो किसका, 5 और 4 का। ठीक है, उसको निकालने के बाद इन दोनों का हमें अनुपात बताना है, यानी मध्यानुपाती का जो अनुपात आए, तृतीयानुपाती का जो अनुपात आए, उन दोनों को अनुपात के रूप में हमें बताना है। तो मध्यानुपाती का तो हमें सूत्र पता है, लेकिन तृतीयानुपाती का सूत्र क्या है हमें पता है। ये है मध्यानुपाती, C है तृतीयानुपाती। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं B स्क्वायर बराबर A गुणा C। ये B स्क्वायर यहीं पर है, A आ जाएगा बटे में,
और C आ जाएगा यहाँ पर। ये बन गया हमारे तृतीयानुपाती का सूत्र। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 14.4 और 3.6 के बीच का मध्यानुपाती। A बराबर है 14.4, B बराबर है 3.6। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट में करूंगा, जगह कम है, तो हम क्या करते हैं, B स्क्वायर बराबर A गुणा C यानी 14.4 गुणा 3.6। यहां से स्क्वायर हटेगा, यहां पर अंडर रूट चढ़ जाएगा। अब देखना, यहां पर एक संख्या के बाद दशमलव, एक के बाद दशमलव, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, यहां पर दशमलव हटाकर 14.4 3.6 को 144 गुणा 36/100 ऐसा लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी एक संख्या के बाद दशमलव है, यहां पर भी एक के बाद दशमलव है। अच्छा, अब मुझे एक बात पता है कि B बराबर है 144 गुणा 36/100। 144 होता है 12 का स्क्वायर, 36 होता है 6 का स्क्वायर और 100 होता है 10 का स्क्वायर। ये हमारा अंडर रूट हट गया। क्यों? क्योंकि हमें इसका स्क्वायर पता था। 12 छंग होता है 72, तो B बराबर 72/10। चाहो तो इसे काट सकते हैं या अभी रहने देते हैं। तो ये निकल आया हमारा मध्यानुपाती। अब हमसे बोला गया है तृतीयानुपाती क्या होगा। तृतीयानुपाती का सूत्र क्या है, मैं इसे साफ कर रहा हूं, एक बार आप देख लेना, जगह कम है, हमें केवल मध्यानुपाती निकालना था। अब देखना तृतीयानुपाती का मतलब क्या है। सबसे पहले 5, तो A बराबर है 5, B बराबर हम मान लेते हैं 4। ठीक है, हमारा सूत्र क्या है, B स्क्वायर बटे A। B का मान है 4 यानी 4 का स्क्वायर बटे A का मान है 5 बराबर C। 4 का स्क्वायर यानी 4 चौक 16 अपॉन 5 बराबर C। ये हो गया हमारा तृतीयानुपाती। एक बात समझना, हमसे पूछा गया था मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती, हमने निकाल दिया। अब हमसे इन दोनों के अनुपात के बारे में बोला गया है। तो मध्यानुपाती का अनुपात है 72/10 अनुपात, तृतीयानुपाती का अनुपात है 16/5। इस 5 से ये कट गया 2 से इसे हम काटेंगे, 2 3 से 2 छंग 12, 4 से और काट सकते हैं, 4 चौक 16, 4 नमाकी 36, यानी 9:4 हमारे क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। क्या यहां तक बातें क्लियर हुई? कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, हमें एक तो निकालना था मध्यानुपाती, एक निकालना था तृतीयानुपाती और इन दोनों का अनुपात बताना था। तो हमने क्वेश्चन को समझा। अब कभी भी मध्यानुपाती तृतीयानुपाती का क्वेश्चन आए तो हमें ध्यान रखना है B स्क्वायर बराबर A गुणा C और तृतीयानुपाती में B स्क्वायर अपन A बराबर C। यह हमारे क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। चीजें सही लग रही है तो कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर जरूर करें अगर आपको लगता है कि यार चीजें सही हैं, हमारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं। अच्छा, पिछली क्लास में मैंने बात की थी कि कुछ ना कुछ हम टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे जो स्टूडेंट जीवन से संबंधित है। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता। इन 2 क्वेश्चन को हम देखते हैं, उसके बाद समझते हैं। देखिए, हर विद्यार्थी के साथ ये समस्या है और इस समस्या से निवारण क्या है इसका। पढ़ाई में सभी का मन नहीं लग सकता, मेरा भी नहीं लगता, आपका भी नहीं लगता, हर एक का नहीं लगता, लेकिन कोई ना कोई लगा लेता है, कोई नहीं लगाता। उसके पीछे क्या कारण है, इसे कैसे हम इस चीज को हम इससे निजात पा सकते हैं, इसके बारे में बात करें। एक बात तो यह कि अगर आपके सामने आपका उद्देश्य फिक्स है तो आपका पढ़ाई में मन लग सकता है। लेकिन फिर भी अगर नहीं लगता कि सर हमें उद्देश्य भी पता है, हमें करना है, हमारा मन करता है, हमारा माइंड तो कहता है कि यार हमें 12-12 घंटे पढ़ना है, लेकिन हम नहीं पढ़ पाते, हमारा मन पढ़ने नहीं देता, तो क्या करना है। बहुत सिंपल सा मैं एक सॉल्यूशन आपको बताता हूं। आप एक कॉपी पेन ले और उस पर लिखना है कि अगर मेरी जॉब लग गई तो क्या क्या हो सकता है और नहीं लगी तो क्या क्या हो सकता है। वो कुछ भी हो सकता है कि यार नहीं लगी तो मेरे घर की हालत और खराब हो जाएगी, आर्थिक स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी और मैं कहीं का भी नहीं रहूंगा, कुछ भी, या कहीं की भी नहीं रहूंगी, मेरी तो बहुत ज्यादा बदतर हालत हो जाएगी। आप ऐसा लिख सकते हैं। लग गई तो क्या हो सकता है, क्या आज की स्थिति में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, नहीं आ सकते, उन सभी चीजों के बारे में लिखना है। और एक बात, मैं सबसे अच्छा उदाहरण आपको ये देता हूं कि जो आपसे सीनियर है, जो आपके दोस्त हैं, जो आपसे बड़े हैं, जो कुछ ना कुछ ऐसी जॉब कर रहे हैं जहां 10,000 8,000 के रूप में कार्य करना पड़ता है और दिन भर काम करते हैं, तो थोड़ा सा 5-7 दिन लोगों के साथ रहिए, उन्हें ऑब्जर्व कीजिए। आप देखेंगे सुबह 7 बजे उनकी दिनचर्या शुरू होती है काम को लेकर, रात के 7 बजे तक भी उनका ठिकाना नहीं होता कि कब खाना खाना है, कब चाय पीना है, कब काम करना है। मैं काम करना गलत नहीं मानता हूं, काम को ही हम कर्म ही पूजा है, इस बात को लेकर हमें चलना चाहिए। लेकिन मैं कहने का मतलब यह है
कि वो 12 घंटे काम कर रहे होते हैं, उसके बावजूद उन्हें इतने पैसे नहीं मिल पाते कि वो अपने घर वालों का सही तरीके से ध्यान रख पाए, उनकी चीजों को सही तरीके से कर पाए, हर लोगों के सपनों को पूरा कर पाए। ऐसा होता नहीं है। तो मानते हैं कुछ लोगों की मजबूरी होती है करना, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास समय था कुछ करने का, लेकिन उन्होंने उस समय को गवा दिया। तो देखिए और सोचिए कि अगर मैं आज नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ी, तो क्या आने वाले समय में मेरी स्थिति ऐसी होगी या इससे भी बदतर होगी। याद रखना, आज आप इस समय को जो काट रहे हैं ना, ये समय कल आपको इतने खतरनाक तरीके से निकालेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार जिंदगी कब गर्त में चली गई। रोने वाले नहीं मिलेंगे। जब कोई काम पड़ता है तब आपको, आप जिन दोस्तों को सोचकर दिन रात रहते हैं ना, यारा तेरी यारी को, इस तरीके के गाने आप गा रहे होते, आप चीजों को समझ रहे होते, कुछ भी काम नहीं आता। आने वाले समय में जब आप फोन लिस्ट में देखेंगे, आपकी कोई समस्या आएगी तो आप सोचेंगे यार इसको फोन करूंगा तो ये आएगा या नहीं आएगा, ये आएगी या नहीं आएगी। तो चीजों को थोड़ा सा व्यवहारिक रूप में समझना सीखिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा मस्ती मजाक में चीजें चलती रहेगी, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये आपकी भूल है। आपके साथ वाले लोगों को ऑब्जर्व कीजिए, आपके बारे में खुद को सोचकर देखिए कि यार कल को सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हो सकता है और नहीं हुआ तो क्या हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि केवल पढ़ाई ही कमाई का एक जरिया हो सकता है, मत करिए पढ़ाई, कुछ और काम में इंटरेस्ट है उसे करिए, लेकिन कुछ करिए। ऐसा नहीं है कि यार पढ़ाई में मन नहीं लग रहा और फिर पढ़ाई भी नहीं कर रहे तो समय तो जा रहा है, तो पढ़ाई नहीं करना, कुछ और करिए। लेकिन जो भी करिए शिद्दत से करिए, पूरी मेहनत के साथ करिए, फिर देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है a/4 बराबर b/5, तो a अनुपात b क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझना। a/4 बराबर b/5, तो a अनुपात b क्या होगा। इस वाले क्वेश्चन को करने का सिंपल सा तरीका यह है, इस b को यहां ले आइए, इस 4 को यहां ले जाइए। a/b बराबर 4/5, a का मान है 4, b का मान है 5, तो हमें पता लग गया a अनुपात b बराबर 4/5। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। यहां तक बातें क्लियर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। जब हम थोड़े से टफ क्वेश्चंस करेंगे तो ये सभी बातें मिक्स के रूप में आपके सामने आएगी, उस समय आपको चीजें समझ में आने लगेगी। एक क्वेश्चन है 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 4c, तो हमसे पूछा गया है a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। आपने बचपन में 8th 10th में इस प्रकार के क्वेश्चंस को पढ़े होंगे। इसे सोल्व करने का तरीका क्या होता था, हम ऐसे क्वेश्चन को देखकर मानते थे इसके बराबर के यानी कांस्टेंट वैल्यू के मान लेते थे, फिर हम इसे सोल्व करते थे 2a बराबर के, 3b बराबर के, 4c बराबर के, फिर हम इसे सोल्व करते थे। a बराबर हो गया k/2, b बराबर हो गया k/3, c बराबर हो गया k/4। अब चूंकि जो हमारा रेशो है, जो अनुपात है, वो कभी भिन्न में नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करते थे, इसका ले लेते थे एलसीएम, यानी इन सभी का 2, 3 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12, तो k/2 इंटू 12, फिर k/3 इंटू 12, फिर k/4 इंटू 12। यहां तक चीजें क्लियर है। अब 2 छंग 12, 3 चुक 12, 4 तिया 12। इस k से k यहां पर हम अलग कर सकते हैं। कहने का मतलब सभी जगह k है तो k को हटा सकते हैं, तो हमारा रेशो निकल कर आया 6, 4, 3। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। लेकिन एक बात समझना, अब चूंकि हम कंपटीशन की दुनिया में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, समय कम मिलता है, और इस कम समय में जो बाजी मार जाएगा वही सिलेक्शन ले जाएगा। तो इस लॉन्ग मेथड को ध्यान रखिए हमारे कंसेप्ट के लिए। कॉन्सेप्ट कैसा होता है उसे समझने के लिए, शॉर्ट मेथड क्या होती है उसे समझिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखे तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि पहली बात तो मुझे ये मेथड नहीं करना है। दूसरी बात, जब इस क्वेश्चन को देखे, जैसे ही इस प्रकार की संख्या बराबर में दिखे, तो एक बात हमेशा समझना कि बराबर में रेशो वाली संख्या आएगी तो संख्या पलटी खाएगी। जैसे इसी क्वेश्चन को सिंपल तरीके से कैसे करना होता अगर आप एग्जाम में इसे करते, तो इसे डायरेक्ट करने का मैं तरीका बताता हूं। देखिए, जैसे ही 2a बराबर 3b बराबर 4c, कुछ भी k नहीं मानना है, सीधे लिखना है a बराबर यहां पर b और c, ये रेशो आपने बना दिया। 2a 3b 4c बराबर में है तो इसे पलटी खड़ा दीजिए, 1/2, 3b को 1/3, 4 को लिख सकते हैं 1/4। हमने कुछ नहीं किया, पलटी खिलाया है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 12 एलसीएम आएगा तो 12, यहां 12, यहां 12, 2 छंग 12, 3 चुक 12, 4 तिया 12, 6 अनुपात 4 अनुपात 3,
वही आंसर आ गया और बहुत कम समय में आ गया। पहले हम कंसेप्ट समझेंगे, जहां शॉर्ट हो सकता है चीज़ों को शॉर्ट करेंगे। क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताएं, और रेगुलर बेस पर हम करेंगे। एमपी पुलिस ग्रुप 4 के लिए महत्वपूर्ण है, एमपीएसआई के लिए भी ये क्लास होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।